नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। इजराइल, हमास, लबनान, ईरान के बीच जो जंग जारी है उसके अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने गाजा पर हमला किया उसका मकसद क्या था? जिस मकसद के तहत हमला किया गया था वो पूरा हो पाया या नहीं? या फिर इजराइल, खास तौर पे अगर बात की जाए नेतन्याहू की, तो वो कहीं भटक तो नहीं गए हैं अपने रास्ते से? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलन, उनका कहना है कि इजराइल, और खास तौर पर वो नेतन्याहू के बारे में कह रहे हैं कि वो रास्ते से भटक चुके हैं, क्योंकि हमला इस मकसद के तहत किया गया था कि हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था वो पलटवार करना था, उस हमले का जवाब देना था, और साथ ही साथ हमास ने जिनको बंधक बना लिया था इजरायली नागरिकों को, उन्हें वापस लाना था। लेकिन अब तक इजराइल इसमें कामयाब नहीं हो पाया। न तो वो हमास को खत्म कर पाया और न ही बंधकों को वापस ला पाया। उसने गाजा में, वेस्ट बैंक में अनगिनत आम नागरिकों को मारा है, बूढ़ों को, बच्चों को, उनको मारा है, इमारतें ध्वस्त कर दी हैं, अस्पतालों पे बम गिराए हैं, स्कूल कॉलेज खत्म कर दिए हैं। तो उस पर सवाल उठना था। ऐसा नहीं है कि इजराइल का नुकसान नहीं हुआ है, इजराइल का नुकसान हुआ है, इसीलिए तो इजराइल के अंदर ये बातें उठ रही हैं। हालांकि नेतन्याहू का विरोध इस जंग से या हमास के हमले से पहले से हो रहा है, और अब दबे जबान नहीं, खुल के लोग कहने लगे। यही वजह है कि गैलन ने जो बयान दिया है, इसीलिए दिया है कि नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, या फिर बिना किसी गोल के, बिना किसी टारगेट के, कंपास का जिक्र किया है उन्होंने, वो इधर उधर भटक रहे, सही रास्ते पर नहीं। नुकसान जो इजराइल का हुआ है वो भी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल का नुकसान कम हुआ है। 40 सालों में इजराइल ने अपने आप को जिस तरह मिडिल ईस्ट में एक ताकत बन के उभरा था, वो ताकत खत्म होती जा रही है। क्योंकि इजराइल के करेंसी की बात अगर की जाए तो वो पिछले 40 सालों में इजराइल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में एक ताकत बन के उभरा था, अब उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। जानी और माली नुकसान उसे भी हो रहा है। ये और बात है कि खबर बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन अब चूंकि 1 साल से ज्यादा हो गया, अब चीजें बाहर आनी शुरू हो गई हैं। इजराइल के करेंसी की अगर बात करें तो वो दिन ब दिन ढलान की तरफ है, नीचे गिरता ही जा रहा है। आईएमएफ ने ग्रोथ रेट 0.7 बताया है। अगर इसी तरह या यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डेवलप कंट्री के सूची से इजराइल बाहर हो सकता है। उसके अलावा अगर जानी नुकसान की बात की जाए तो कल ही इजराइल ने इस बात को माना है कि 4 सैनिक मारे गए गाजा में। तो और उसके अलावा जो उनके अपोजिशन लीडर हैं इजराइल के, उन्होंने ये बात पहले ही कही है कि तकरीबन 12,000 सैनिक मारे गए हैं, जिनमें 3,000 सैनिक मारे गए, घायल हैं और कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं। तो जानी और माली नुकसान दोनों ही इजराइल को हो रहा है। नतीजा क्या होगा ये सिर्फ कयास लगाया जा सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल घिरता जा रहा है चारों तरफ से, जिस तरह से इजराइल मुहाज पे मुहाज खोलता जा रहा है, बिना किसी सोच के, बिना किसी टारगेट को सेट किए हुए, और अगर
किसी तरह की सोच है, कोई टारगेट है, तो वो सिर्फ नेतन्याहू के जहन में है। इसीलिए लोगों ने यह कहा कि नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इजराइल को जंग में झोंक दिया है, इजराइल को बर्बाद कर दिया और बर्बादी के राह पर इजराइल चल रहा है। उधर दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए, ईरान पर सबसे पहले हमला इजराइल ने किया। दमिश्क के में जो ईरान का एम्बेसी था उस पर हमला करके इजराइल ने शुरुआत की। पलटवार ईरान ने भी किया, लेकिन हल्का हाथ रखा ईरान ने। उसके बाद फिर दोबारा इजराइल ने हमला किया ईरान पर। तो दूसरी बार जब पलटवार किया, काफी इंतजार के बाद, काफी सोच समझ के बाद, तो ये पलटवार भारी था, इजराइल को खासा नुकसान हुआ। उसके बाद इजराइल ने बहुत सारी बातें कही कि हम उसके जो भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उसे उड़ा देंगे, जो एटम पावर, हालांकि ईरान ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन तकरीबन सभी देश इस बात को मान चुके हैं कि ईरान एटॉमिक पावर बन चुका है। उसे उड़ाने की, उस रिएक्टर को उड़ाने की बात इजराइल कह रहा था। हालांकि यह भी बात सामने आई थी कि अमेरिका उसे मनाने में लगा था, लेकिन अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है नेतन्याहू। पता नहीं इसके पीछे का राज क्या है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। तो उस तरह का हमला तो नहीं कर पाया। हाँ, हमला जरूर किया उसने, और ईरान पलटवार के लिए इंतजार कर रहा है। ये ईरान की कूटनीति है, क्योंकि ईरान जब पलटवार करेगा तो मुमकिन है कि पिछली बार जिस तरह का हमला किया था उससे बड़ा हो यह हमला। लेकिन उससे पहले यूएन में ईरान चाहता है कि जो अलग थलग पड़ चुका है इजराइल, उसे यूएन से बाहर कराने की कोशिश की जाए। और ऐसा लगता है कि UNRWA का जो कानून पारित किया है इजराइल ने, उसका विरोध सभी देश कर रहे हैं। यहां तक कि उसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट अमेरिका है, वो भी इसका विरोध कर रहा है। और इस विरोध की वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि यूएन की मेंबरशिप खत्म हो सकती है इजराइल की। ईरान न सिर्फ इसका इंतजार कर रहा है, बल्कि ईरान ने इराक से सवाल किया है कि इस बार जो हमला हुआ था ईरान पर, वो इराक के बेस का इस्तेमाल किया गया था। इराक की सरकार ने यूएन में ये सवाल पूछा है कि हमारे जमीन का इस्तेमाल हमसे पूछे बगैर कैसे और क्यों किया गया। ये बड़ा गंभीर मसला है, ताकि अमेरिका जो हमेशा सीज फायर की, पीस की बात करता है, वो भी सामने आ जाए। और सामने वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन वो सामने आ जाए। यूएन किस हद तक इस बात का जवाब देगा और किस तरह जवाब देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सवाल उठने लगे हैं, तो अगर अमेरिका का बेस न सिर्फ इराक में है बल्कि गल्फ में और भी कई जगहों पर है, कल को हो सकता है कि वहां से भी हमला हो ईरान पर। तो ईरान जब पलटवार करे और जो अमेरिका का बेस है उस पर हमला करे, तो अमेरिका सवाल न पूछ सके। इसलिए यूएन में वो कूटनीति पूरी तरह से तैयार कर रहा है और पूरी तैयारी के साथ जंग के मैदान में उतरेगा। कुछ मिसाइल्स, लेटेस्ट मिसाइल्स पाकिस्तान से भी ईरान की बातचीत चल रही है खरीदने की, वो उसमें भी लगा है और वो इंतजार कर रहा है। हालांकि वहां के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, ये सब एक तरह का संकेत दे चुके हैं कि जवाब दिया जाएगा इजराइल को। वहां के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है, लेकिन उसके बहुत सारे माने निकाले जा सकते हैं और निकाले भी जा रहे हैं। उन्होंने इजराइल के हमले के बारे में, जो ईरान पे हुआ, उसके बारे में ये कहा कि इजराइल के हमले को किसी भी तरह कमतर
नहीं आंका जाना चाहिए और न ही इसे बढ़ा चढ़ा के देखा जाना चाहिए, दोनों ही सूरत में। इसका एक कुछ लोग इस तरह से भी निकाल रहे हैं कि ये एक संदेश है कि इजराइल ने जो हमला किया है उससे कोई खास फर्क ईरान को नहीं पड़ा है, फिर भी उसे वो कम नहीं आंक रहे हैं और इसका जवाब वो जरूर देंगे। तो ये तो चल ही रही है। अमेरिका का जो सीरिया में बेस है उस पर हमला हुआ है और ईरान अमेरिकन बेस पे हमला कर सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इराक को बेस बना के ईरान पर हमला किया गया था। उसके अलावा अब जब पूरी तरह से धाराशायी हो रहे हैं लेबनान के फ्रंट पर, क्योंकि जब से नए चीफ बनाए गए हैं हिजबुल्लाह के नईम साहब, उसके बाद हिजबुल्लाह ने हमला तेज कर दिया है, काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं वो इजराइल को। और वैसे भी ये आपको पता है कि अब तक इजरायली फौज जो ग्राउंड इन्वेजन है उसमें वो लेबनान में नहीं घुस पाए हैं, बमबारी जरूर हो रही है। तो अब उस झेप को मिटाने के लिए कदम पीछे इजराइल हटाना चाह रहा है। आईडीएफ की तरफ से ये संकेत भी आने शुरू हो गए हैं और इस पर बातचीत भी शुरू हो गई है। इजिप्ट का प्रपोजल भी आया है कि पहले 2 दिन का युद्ध विराम किया जाए और उस 2 दिन के अंतराल में हमास, जो इजराइल के नागरिक जिनको अगवा करके लाया गया है, जिन्हें बंधक बना के रखा गया है, उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दे और इसके बदले इजराइल जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा करे, कुछ कैदियों को रिहा करे और उसके बाद 10 दिनों तक बातचीत जारी रखे और बातचीत जारी रखने के बाद किसी तरह इस मसले के हल तक पहुंचे और सीज फायर हो जाए, पीस हो जाए। ये पीस हो जाए तो उसके बाद मुमकिन है कि लेबनान के साथ या ईरान के साथ जो भी चल रहा है वार, पलटवार, वो भी खत्म हो। लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं। ये आज से नहीं, शुरू से जब कभी भी पीस या सीज फायर की बात होती है, बात तो आगे बढ़ती है लेकिन आखिर में जाके नेतन्याहू पलट जाते हैं और वो हमला तेज कर देते हैं। क्या करना चाह रहे हैं ये इजराइल के नागरिक को भी नहीं पता है, क्योंकि अभी एक मीटिंग हुई थी, मेमोरियल मीटिंग, जिसमें इजराइल में नेतन्याहू वहां गए थे। इजरायलियों ने, वहां मौजूद लोगों ने, या जो लोग जो फौजी मारे गए हैं उनके रिश्तेदार और आम नागरिक जो वहां पे मौजूद थे, जबरदस्त नारेबाजी की, जबरदस्त विरोध किया और यहां तक कहा नेतन्याहू के बारे में कि तुम कातिल हो। यानी इतना विरोध हुआ कि वो मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा नेतन्याहू को। तो पूरी दुनिया ये नहीं समझ पा रही है कि नेतन्याहू करना क्या चाह रहे हैं और अमेरिका की ऐसी कौन सी मजबूरी है या ब्रिटेन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो लोकतंत्र की बात करता है, प्रजातंत्र की बात करता है, पीस की बात करता है, लोगों के जानो माल की रक्षा की बात करता है, लेकिन जहां नेतन्याहू की बात आती है वहां बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। कहते जरूर हैं लेकिन पूरी तरह से साथ खड़े नजर आते हैं। क्या मजबूरी है ब्रिटेन की भी, ये अब तक पता नहीं चल पाया। खैर, आने वाले दिनों में ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 1 साल से ज्यादा हो गया। याद कीजिए, इजराइल के बारे में ये कहा जाता था कि इजराइल सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। उसकी जो सुरक्षा घेरा है उससे भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद,
उसके बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया के बेहतर से बेहतर इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है। उसके बावजूद हमास ने न सिर्फ उसे भेद दिया, जो सुरक्षा कवच है उसे भेद के इजराइल पर हमला किया, और इस हमले की तैयारी करता रहा, मोसाद को पता नहीं चल पाया। उसके अलावा न सिर्फ हमास के लोग इजराइल में घुस के अंदर गए, बल्कि इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर साथ भी ले आए। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो जो सुरक्षा कवच का हव्वा था वो बस हव्वा ही था, दरअसल वो सही नहीं था, और मोसाद के बारे में लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए था, या फिर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। क्या है वो खुल के सामने आ ही जाएगा, आज न कल। जब युद्ध विराम होगा, जब इतिहास के पन्नों में इस जंग को दर्ज कराया जाएगा, जब लोग एनालाइज करेंगे, तो ये बातें भी बाहर आएंगी कि क्या नेतन्याहू का कोई मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।